दोस्तों, कभी इतना नाम कमाने वाली ये कंपनी आखिर लॉस में कैसे पहुंच गई? क्यों सेलर्स ने इस कंपनी का साथ छोड़ दिया? इस कंपनी के साथ कौन कौन से इन्वेस्टर्स जुड़े हुए थे? आखिर इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? क्या सच में ये कंपनी बैंक करप्ट होने की कगार पर पहुंच गई है? कस्टमर ने कौन कौन से इल्जाम इस कंपनी पर लगाए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट कांटे की टक्कर के साथ भारत के कई ई-कॉमर्स मार्केट को डोमिनेट करने के लिए जबरदस्त कोशिश करती है। इन बड़ी कंपनीज के साथ स्नैपडील भी एक ऐसा ही ई-कॉमर्स प्लेयर था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। स्नैपडील का फोकस हर छोटे बड़े शहरों के कस्टमर को उसकी जरूरत और बजट के हिसाब से ऑप्शन देना था, और इसी तरक्की के साथ एक टाइम पे स्नैपडील इंडिया के सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक था, और सिर्फ 6 सालों में ही ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गया था। जब स्नैपडील अपनी तरक्की की ऊंचाइयों पर था, तब इसकी वैल्यूएशन करीब $6.5 बिलियन यानी 42 करोड़ रुपए थे, और इसके इन्वेस्टर्स रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक, नेक्सस वेंचर जैसी बड़ी कंपनीज थे। लेकिन फिर साल 2016 से स्नैपडील का मार्केट शेयर 25% तक गिरकर सिर्फ 4% ही रह गया। यहाँ तक कि साल 2017 में ये कंपनी बैंक करप्ट होने की कगार तक पे पहुंच गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी तरक्की करने के बाद अचानक ये कंपनी डूबने की कगार पे कैसे आ गई? साथ ही इसकी शुरुआत कैसे और किसने की? दोस्तों, आपको बता दें, स्नैपडील की शुरुआत कुणाल बहल और रोहित बंसल, दो दोस्तों ने मिलकर साल 2010 में की थी। रोहित बंसल का जन्म पंजाब के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जहाँ उनके पिता और चाचा परिवार का पुश्तैनी बिजनेस संभालते थे, जिसमें वो किसानों से गेहूं खरीदकर सरकार को बेचते थे। रोहित बंसल को बचपन से ही बिजनेस में अपना करियर बनाने का शौक था। स्कूल के दौरान ही रोहित और कुणाल की मुलाकात हुई, और इनकी मुलाकात एक पक्की दोस्ती में बदल गई। ग्रेजुएशन के दौरान भी दोनों की पक्की दोस्ती उतनी ही पक्की रही जितनी की स्कूल में हुआ करती थी। इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। रोहित और कुणाल के सामने कई आइडियाज आए जिन्हें ये बिजनेस का नाम दे सकते थे। उनमें से कुछ थे प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट रिव्यू, ऑनलाइन मूवी टिकटिंग। लेकिन ये सब ऐसे आइडियाज थे जिसका मार्केट में पहले ही आगाज हो चुका था, इसलिए इन दोनों ने इन सब आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। तब उन्होंने एक ऐसे आइडिया के अराउंड बिजनेस सेटअप करने की सोची जो यूएस में ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था। फिजिकल डिस्काउंट कूपन सेवर कुणाल ने यूएस के इस मॉडल को इंडिया में सेटअप करने का फैसला किया। डिस्काउंट कूपन का प्रपोजल लेकर वो खुद ब्रांड के ऑफिस में जाते थे, पर ज्यादातर उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ता था। पर कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तकरीबन 9 महीने के बाद कुणाल और रोहित ने कुछ ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज, रीबॉक, एडिडास और कुछ लोकल ब्रांड्स को कन्विंस कर लिया, और मनी सेवर नाम से एक डिस्काउंट कूपन बुकलेट को लॉन्च किया। उनका ये पहला कदम टोटल फेलियर साबित हुआ। इसके बाद इन्होंने बिजनेस बंद करने की सोची, क्योंकि इन्होंने बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना प्रपोजल दिया और सबने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने उनके प्रपोजल में विश्वास दिखाया और उन्हें फंडिंग और फेलियर अवॉइड करने की गाइडेंस दी। इसके बाद कुणाल और रोहित दोनों ने अपने फिजिकल कूपन सिस्टम मनी सेवर को साल 2010 में स्नैपडील के नाम से ऑनलाइन लॉन्च किया। सबसे पहले इन्होंने एक रेस्टोरेंट में मील कूपन की डील डाली, जिसमें आप 350 रुपए देकर 500 रुपए के मील कूपन को खरीद सकते थे। इसके बाद इन्होंने कई और कैटेगरीज में भी डील करनी शुरू कर दी। साल 2011 में स्नैपडील लगभग 50 सिटीज में प्रेजेंट थे, और उसके डील लेने वाले करीब 80 लाख मेंबर्स थे, और ये 100 करोड़ के टर्नओवर का टारगेट कर रहे थे। उस समय रोहित और कुणाल ने अपने कस्टमर के फीडबैक के बाद ये डिसाइड किया कि वो एक डील बेस्ड साइट के साथ साथ ई कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल भी स्नैपडील पर शुरू करेंगे। इसके बाद स्नैपडील तकरीबन 2000 ऑर्डर एक दिन में लेने लगा, और 2 साल में करीब 1 लाख ऑर्डर एक दिन में आने शुरू हो गए। इस तरह स्नैपडील ने ई कॉमर्स मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे इस कंपनी के सुनहरे दिन खत्म होने लगे और सेलर इसे छोड़कर जाने लगे। साथ ही कस्टमर से मिलने वाली शिकायतों का भी सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्नैपडील से सामान खरीदने वाले कस्टमर का कहना था कि उन्हें प्रोडक्ट डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद मिल रहे थे। इसके अलावा वो ऑर्डर कुछ करते थे और उन्हें मिलता कुछ और था। जैसे कि चेन्नई की एक लड़की ने स्नैपडील से 12,000 का एक फोन ऑर्डर किया, लेकिन जब उसे ऑर्डर रिसीव हुआ और उसने पैकेट खोल कर देखा तो उसे फोन की जगह ईंट का आधा टुकड़ा रखा हुआ मिला। इसके अलावा लास्ट ईयर नवंबर में स्नैपडील के कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया और बताया कि उसने एक फ्लैश लाइट टॉर्च ऑर्डर की थी, लेकिन उसकी जगह उसे एक ट्रिमर रिसीव हुआ। दोस्तों, इसी तरह के लाखों कस्टमर्स हो गए जिन्हें फेक प्रोडक्ट्स मिले या फिर उनके पैसे वापस रिफंड ही नहीं हुए। आपको बता दें, गड़बड़ी स्नैपडील की वर्स्ट मैनेजमेंट की वजह से हो रही थी, क्योंकि इनके पास पार्सल को चेक करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, जिसका फायदा फेक सेलर उठा रहे थे। इसी वजह से लोग स्नैपडील को बाय बाय बोलकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शिफ्ट होने लग गए। वहीं अगर बात करें सेलर्स की, तो वो भी कस्टमर की तरह ही स्नैपडील से निराश हो चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो ज्यादा से ज्यादा स्नैपडील से लोग जुड़ना चाहते थे, क्योंकि ये उनके लिए एक प्रॉफिट देने वाला प्लेटफॉर्म था। साथ ही हर दिन बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते थे और अच्छी खासी कमाई होती थी। इसके अलावा जो सेलर्स को काफी अच्छी बात लगी थी वो ये थी कि जहाँ बाकी कंपनी 21 दिन में पैसे देती थी, वहीं स्नैपडील उन्हें सिर्फ 7 दिन में ही पेमेंट कर देता था। पर थोड़े टाइम बाद चीजें बदलने लग गई और सेलर्स का इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना एक सिरदर्द बन गया, क्योंकि स्नैपडील बार बार बेकार की पॉलिसीज लेकर आता था और छोटे से छोटे एरर की वजह से ट्रस्टेबल सेलर का अकाउंट ब्लॉक कर देता था। और जब वो उसे अनब्लॉक कराने जाते थे तो कंपनी के मेंबर्स को ही पता नहीं होता था कि इस पर फैसला कौन करेगा। इसके साथ ही कंपनी ने एक अजीब सी पॉलिसी बनाई
कि सारे सेलर्स को अपना वेयरहाउस को बंद करके स्नैपडील के वेयरहाउस में सामान लाना होगा। पर सेलर्स के पास तो खुद के बड़े बड़े वेयरहाउस थे जहाँ वो अपने कंफर्ट के मुताबिक प्रोडक्ट रखते और डिलीवरी के लिए भेजते थे। इनमें से जब कुछ बड़े सेलर्स ने अपना प्रोडक्ट शिफ्ट करने से इनकार किया तो कंपनी एक और पॉलिसी लाई जिसमें कहा गया कि सेलर्स अपने वेयरहाउस में सिर्फ डेली के 5 ऑर्डर ही भेज सकते हैं। अब जहाँ वो डेली के हजारों ऑर्डर्स लेते थे अब सिर्फ 5 ही रह गए थे जो कि उनके लिए ना के बराबर थे। अब मजबूर होकर सभी सेलर्स को स्नैपडील के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट शिफ्ट करने पड़े, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वेयरहाउस में इतनी जगह ही नहीं थी कि उन सबके प्रोडक्ट्स रखे जा सके। कंपनी फिर दोबारा एक नई पॉलिसी लेकर उनके सामने आई जिसमें सेलर से कहा गया कि या तो वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट्स को रखने का किराया दें या फिर अपना सामान लेकर वापस चले जाएं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब सेलर्स अपना सामान लेने वेयरहाउस वापस गए तब उन्होंने देखा कि उनके बहुत सारे सामान की चोरी हो गई है। आपको बता दें इस चोरी में मैनेजर तक शामिल थे और जब उन्होंने कंपनी की शिकायत स्नैपडील के सीईओ से की तो उन्होंने इस बात पर कोई भी तवज्जो नहीं दी। ऐसे में इस मामले पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही सेलर्स की भरपाई हुई और इस वजह से सेलर्स स्नैपडील को छोड़कर अमेज़न और फ्लिपकार्ट में ट्रांसफर हो गए। स्नैपडील का एक पुराने सेलर का कहना है कि वो 1 साल से स्नैपडील पर अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे थे, लेकिन जब वो उसे छोड़कर अमेज़न में शिफ्ट हुए तो उन्हें सिर्फ 3 महीनों में ही इस बात का पता चल गया कि स्नैपडील फेल क्यों रहा। दरअसल सेलर जब अमेज़न पर 1000 रुपए के प्रोडक्ट बेचते हैं तो फिर उन्हें 60 रुपए सेलिंग कॉस्ट देना पड़ता है, लेकिन सेम अमाउंट के लिए स्नैपडील 160 रुपए चार्ज करता है। वहीं 10,000 के प्रोडक्ट पर अमेज़न का सेलिंग कॉस्ट 400 रुपए है और स्नैपडील का 1200 रुपए, यानी कि स्नैपडील अमेज़न के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फीस लेता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी सेलर स्नैपडील को क्यों प्रेफर करेगा। वहीं स्नैपडील के फेल होने का एक और रीजन ये भी था कि कंपनी इनोवेटिव होने और नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में फेल हो चुकी थी। जैसे कि फ्लिपकार्ट ज्यादातर फैशन और इलेक्ट्रॉनिक पर फोकस करता है और अमेज़न प्राइम और पेंट्री पर, लेकिन स्नैपडील के पास ऐसी कोई अलग पहचान नहीं थी। स्नैपडील पर ज्यादातर फोकस डिस्काउंट देने पर था, न कि बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने और लॉयल कस्टमर बेस बनाने पर। एक तरफ तो स्नैपडील कंपनी के इंटरनल इश्यूज को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर से पैसे लेकर तेजी से अलग अलग स्टार्टअप्स को बना रहे थे। स्नैपडील ने 14 एक्विजिशन यानी बेनिफिट और 5 इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसके लिए कंपनी ने $6 मिलियन यानी 42 करोड़ से भी ज्यादा की रकम खर्च की थी। स्नैपडील के द्वारा बनाए गए स्टार्टअप्स में फ्रेंचाइज, शॉपो, रिड्यूस डेटा, ग्रैब ऑन, अनकॉमर्स जैसे कई स्टार्टअप्स थे, लेकिन स्नैपडील 6 सालों से इनमें से किसी में भी तरक्की हासिल नहीं कर पाया। और हाँ, इस डील की बर्बादी में सबसे बड़ा रोल इस कंपनी के लीडरशिप का भी रहा है, क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन कुणाल और रोहित ही लिया करते थे। इसमें किसी भी सीनियर मैनेजमेंट की राय नहीं ली जाती थी। साथ ही बार बार बनाई गई खराब पॉलिसीज ने भी कंपनी के एम्प्लॉयज और सेलर्स को काफी परेशान किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में वो इस कंपनी को छोड़ते चले गए। आपको बता दें स्नैपडील को अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर से खूब पैसे मिलते थे, लेकिन उन्होंने इन पैसों को बेकार के बेनिफिट, वेयरहाउस बनाने और IIT से एम्प्लॉयज को हायर करने में ही खर्च कर दिया। इस तरह के खर्चे और प्रॉफिट ना कमाने के बाद कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूब गई। इसके बावजूद भी सीईओ ने स्पेंडिंग कम करने की कोशिश नहीं की और दोनों 45 करोड़ रुपए चार्ज करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका स्नैपडील को तब लगा जब सॉफ्टबैंक के फंड मैनेजर निकेश अरोरा ने स्नैपडील से रिजाइन कर दिया। इसके बाद कंपनी के सीईओ ने सोचा कि इसे 50% के लॉस से अमेज़न या पेटीएम को बेच देंगे, लेकिन इन्वेस्टर ने उनका जमकर विरोध किया। आज स्नैपडील 1000 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए खर्च कर रहा है और इसके लॉसेस भी 4 गुना ज्यादा हैं। साल 2021 में जहां इसके लॉसेस 282 करोड़ रुपए थे, वहीं साल 2022 में बढ़कर 563 करोड़ रुपए हो गए। आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी कभी प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। पेज